यस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग बात चल रही थी डेराइव्ड यूनिट्स को लेके, और बच्चों ने उसमें से बहुत सारे यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स फिजिक्स के होमवर्क में राइट डाउन करके भी भेजे थे। अभी जो है एसआई यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स के बाद हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू रखेंगे, और एक दो चीज़ें और हैं इम्पोर्टेंट। एक साइंटिफिक नोटेशन को लेके बात लिखी हुई, और सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से निकालते हैं उसको लेके बात की गई। तो ये दोनों बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो क्लास 9-10 के साइंस में बच्चों ने मैथ्स में पढ़ी है। मैं उस पर अभी डिस्कशन नहीं करूँगा, फिर भी यदि बच्चों को उसमें कुछ बात समझ में नहीं आती तो वो कमेंट में राइट डाउन कर सकते हैं। आगे आज हम जो कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ द केमिस्ट्री है उसको लेके बात करेंगे। केमिस्ट्री में क्या क्या बेसिक फंडामेंटल लॉज रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि केमिस्ट्री के जो लॉ हैं उसमें टोटल 5 बेसिक फंडामेंटल लॉज दिए हुए हैं, जो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास जो है वो सबसे बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ द केमिस्ट्री में से है, और इसमें ये बताया गया साइंटिस्ट लेवोजियर के थ्रू, लेवोजियर ने उसको डिस्कवर किया था। तो उन्होंने बताया कि मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल चेंज। किसी भी केमिकल चेंज में मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न ही उसको डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। जितना मास केमिकल रिएक्शन के बिफोर रहता है, केमिकल चेंज के बिफोर रहता है, उतना ही मास जो है केमिकल चेंज के आफ्टर भी रहता है। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कुछ लोगों ने किए, वो तो दिए ही सही। जैसे एक एक्सपेरिमेंट पेज नंबर 12 पे बच्चों को देख रहा है, कम्बिशन ऑफ फास्फोरस को लेके। कम्बिशन ऑफ फास्फोरस के लिए उन्होंने क्या किया कि फास्फोरस को एक राउंड बॉटम फ्लास्क में लिया और उसको जो है सैंड के ऊपर रख के उसको हीट किया, जिससे फास्फोरस का बर्निंग हुआ, उसका कम्बिशन हुआ। तो उन्होंने देखा कि पहले कम्बिशन के पहले फास्फोरस जितना था राउंड बॉटम फ्लास्क में, जब उसका कम्बिशन हो गया, जब उसको जला दिया, फास्फोरस ऑक्साइड बन गया, तो भी जो है फास्फोरस उतना का उतना ही रहा। मतलब वेट जो है राउंड बॉटम फ्लास्क का उतना ही आया, क्योंकि उसको पैक कर दिया था इन्होंने ऊपर से। ठीक है ना। फास्फोरस बच्चों ने देखा अपने मैचस्टिक पे आता है रेड कलर का, है ना, वो रेड फास्फोरस है। ब्लैक फास्फोरस भी आता है, पहले मैचस्टिक पे ब्लैक कलर का फास्फोरस आता था, आगे छोटा पॉइंट डॉट आता है ना, वही फास्फोरस है। तो अच्छा, इसको आप और भी कई सारे एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे आप मिल्क से कर्ड बना रहे हैं। अब मिल्क से कर्ड बनाना बच्चों ने समझ रखा है कि एक तरीके का केमिकल चेंज है। आप मान लीजिए कि मिल्क से कर्ड बना रहे हैं, आपने जितना मिल्क लेके उसमें जो है, मान लीजिए कि 500 ग्राम आपने जो है मिल्क लिया है, और उसमें जो है 50 ग्राम आपने कर्ड मिलाया है और इसको मिक्सअप करके रखा है, तो जो टोटल कर्ड बनेगा वो 550 ग्राम बनेगा, है ना। जितना मिल्क था उतना कर्ड बना। ऐसा नहीं हुआ कि वो मिल्क से कर्ड 1 kg बन गया या कम हो गया। ठीक है ना, ये तो खैर एक एग्जाम्पल है। और भी एक अच्छा एक्सपेरिमेंट जो है लैंडोल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, जो कि इसी को प्रूव करने के लिए था। और लैंडोल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में लैंडोल्ट ने 2 ट्यूब ली और उनको जो है कनेक्ट किया। और कनेक्ट करने के बाद अलग अलग ट्यूब में अलग अलग सॉल्यूशन लिया, कोई सा भी सॉल्यूशन लिया, है ना। अब इस क्या सॉल्यूशन लिया वो तो मैं बताऊंगा। तो 2 ट्यूब उनको लिया और ट्यूब उनको एक कनेक्टिंग जॉइंट भी उसमें दिया, पेज नंबर 13 पे दिख जाएगा आपको। और फिर उन दोनों के सॉल्यूशन उनको मिक्स किया। मिक्स करने के पहले भी उन्होंने क्या करा है कि पहले
दोनों ट्यूब को वेइंग कर लिया, मिक्स करा, फिर से वेइंग कर लिया। तो बिफोर शेकिंग जब वेइंग किया था तो उसका जो वेट आया वो आफ्टर शेकिंग मतलब रिएक्शन के आफ्टर भी उतना ही वेट आया। तो इस तरीके से लेवोजियर का जो लॉ था, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लैंडोल्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया। उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में जो है सिल्वर नाइट्रेट लिया है, और एक में जो है उन्होंने लिया पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट लेके उन्होंने उसको मिक्स किया, तो आपस से आगे सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, ठीक है ना। तो ये तो था लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। डेली लाइफ में बच्चे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी वुड को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं। एक लकड़ी का जो है वेट अच्छा खासा होता है, बहुत अच्छा वेट रहता है। वेट, अब आप जब वुड को जला रहे हैं, लकड़ी को जला रहे हैं, तो क्या देखेंगे आप, जितना वेट वुड का था, लकड़ी का था, क्या उतना ही वेट कंबशन के आफ्टर जो उससे ऐश बनी है उसका रहेगा? यदि रहेगा तो हम समझे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रूव हो गया है। तो देखने में तो ये आता है कि जितना ऐश बनता है, राख बनता है, उसका वेट तो बहुत कम रहता है इन द कंपैरिजन ऑफ वुड के। तो क्या लगता है बच्चों को, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे फेल हो गया? और नहीं हुआ तो फिर वेट कहाँ गया सब्सटेंस का? क्योंकि किसी भी चीज़ का कंबशन भी एक तरीके का केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा वीडियो के, है ना, कि वेयर इज द वेट ऑफ द वुड गॉन, एंड इफ द वेट ऑफ द वुड गॉन, so in this condition the law of conservation of mass were failed or not? ठीक है, I want to know your IQ levels। और इन सब के बाद जो है ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मैं देखूंगा कितने बच्चे इसको कमेंट करते हैं। इनके बाद जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपागेशन, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपागेशन प्रोपोर्शन को लेकर जो बात की गई उसमें बताया गया है कि कोई भी जो कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं वो एक व्यू ऑफ द वेट से फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में, मतलब ये कंपाउंड की डेफिनेशन ही हो गई एक तरीके से, कि उस कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट रहते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में रहते हैं। जैसे आप समझते हैं कि H2O वाटर का मॉलिक्यूल है। अब वाटर का मॉलिक्यूल आप कहीं से भी किसी भी सोर्स से ले आइए, आप रेनी वाटर ले आइए, आप ड्रेनेज वाटर ले आइए, आप सी वाटर ले आइए, कहीं से भी वाटर का मॉलिक्यूल ले आइए, उसमें वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो वेट के व्यू से 2:16 ही रहेगा, है ना। 1 हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2:16 ही वेट के व्यू से उनका रेशियो रहेगा। तो किसी भी कंपाउंड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट मतलब जिनसे मिलके वो बना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑलवेज इन अ फिक्स्ड रेशियो रहेंगे। यही क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपागेशन। और इनके बाद बात की गई लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपागेशन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपागेशन ये कहता है कि
ये भी बिल्कुल वैसे ही बात है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जैसी बात थी जैसे उसमें कही गई। तो इसमें ये लॉ ये कहता है कि जब वन एलिमेंट अनदर एलिमेंट के साथ कंबाइन होके मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाएगा, तो उस कंडीशन में वन एलिमेंट का अनदर एलिमेंट के साथ जो मास रेशियो रहेगा वो एक सिंपल रेशियो रहेगा, मतलब इनके मास और आपस में एक सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन करेंगे। तो उसको लेके एक चार्ट है नाइट्रोजन वाला जो उसमें दिख रहा है पेज नंबर 15 पे, वो मैं बताऊंगा अभी बोर्ड पे। और देन बात की गई है गैलुसेक लॉ को लेके। गैलुसेक लॉ ये कहता है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन होती है तो ये सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है, इनके वॉल्यूम जो है सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। मतलब ये भी बिल्कुल वैसी बात है जैसे किसमें की गई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में की गई। और उन्होंने बताया गैलुसेक ने कि यदि उनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी गैस हो तो उसका वॉल्यूम भी रिएक्टिंग गैसेस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में रहेगा, ठीक है ना। मतलब कहना चाहिए कि वॉल्यूम्स के बिटवीन जब भी गैसेस रिएक्ट करती है तो उनके वॉल्यूम के बिटवीन जो रेशियो रहता है वो सिंपल रेशियो रहता है। और देन बात की गई है एवोगैड्रो लॉ को लेके। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि इक्वल टेम्परेचर एंड इक्वल प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं या नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल रहे। और यही क्या है, एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है। तो एक दो लॉ को थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चे, इसको अपन बोर्ड पे देख लेते हैं किस तरीके से दिए हुए हैं वो। तो फर्स्ट लॉ जो था हम लोगों का वो किस तरीके से था, फर्स्ट लॉ जो उसमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल चेन। किसी भी केमिकल चेन में मास को न तो क्रिएट कर सकते हैं, न ही हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसको लेके जो लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने इस तरीके का एच शेप ट्यूब लिया और इस एच शेप ट्यूब में एक साइड कोई सा एक रिएजेंट लिया, उसको यहाँ तक फिल किया, दूसरी साइड कोई सा एक दूसरा रिएक्टेंट लिया। इसको बोलते हैं लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट, है ना, याद रखिएगा। पेज नंबर कितने पे दिया हुआ है, पेज नंबर 13 पे दिया हुआ। तो एक साइड इन्होंने लिया सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और एक साइड लिया पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और इसको यदि ये शेक करते तो ये सॉल्यूशन उधर जाएगा, वो इधर आएगा, मिक्सिंग हो जाएगा और इन दोनों सॉल्यूशन के आपस में रिएक्शन होकर नया कंपाउंड बनेगा। तो बिफोर रिएक्शन इन्होंने पहले इसको वेट किया और फिर इसको शेक करा, मतलब केमिकल चेंज करवाया, केमिकल रिएक्शन करवाया और फिर वेइंग किया। तो उन्होंने देखा कि जितना वेट बिफोर था उतना ही वेट कब आया, आफ्टर द शेकिंग आया। तो क्या होगा, रिएक्शन ये देख लेते हैं। रिएक्शन में सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन होगी किसके साथ में, पोटेशियम क्लोराइड के साथ में। तो ये सिल्वर जो है वो क्लोरीन के साथ जाके क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा।
और पोटेशियम जो है नाइट्रेट के साथ जाके क्या बना लेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl, और साथ में क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये था लैंडोल्फ का एक्सपेरिमेंट। क्या बन रहा है वो तो खैर सब अलग बात है, और लैंडोल्फ का एक्सपेरिमेंट का ओवरऑल कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि कोई भी केमिकल चेंज होता है जितना वेट केमिकल रिएक्शन के बिफोर रहता है उतना ही कब रहता है, आफ्टर द केमिकल रिएक्शन रहता है। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल चेंज, यही क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। देन सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ड्यू ऑफ द मास से एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। जैसे आप वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें H2, तो इसमें 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 2 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16। तो 2:16 का रेशियो ऑलवेज वाटर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगा। यही क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आप कहीं से भी इस वाटर मॉलिक्यूल को ले लें, हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन जो रेशियो रहेगा मास का वो कितना रहेगा, 2:16 रहेगा। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ है। देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात की गई। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बताया गया कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाते हैं, तो इस कंडीशन में वन एलिमेंट का फिक्स्ड मास अनदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से कंबाइन होता है, तो वो एक सिंपल रेशियो में होता है। अब इसको देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल पेज नंबर 15 पे दिया हुआ। मान लीजिए कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से कंबाइन होके इस तरीके से कुछ कंपाउंड बना रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होके मोर देन 5 कंपाउंड्स बना रहा है। तो ये लॉ कहता है कि जब वन एलिमेंट का फिक्स्ड मास अनदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से कंबाइन होके मोर देन 2 कंपाउंड्स बनाएंगे, तो इस कंडीशन में ये एक सिंपल रेशियो क्रिएट करेंगे, है ना। तो कैसा सिंपल रेशियो, देखो इनका मास का रेशियो निकालते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, 7, तो इसके अकॉर्डिंग नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास आएगा वो कितना आएगा, 28। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आता है, 16, तो ये लिख दिया 28:16। इसमें देखें नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। इसमें रेशियो क्या है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का, 2 नाइट्रोजन है तो वापस 14 2 या 28, इस नाइट्रोजन के लिए आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 3 या 48। देन इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 16 4 या 64 हो जाएगा, है ना। तो ये 28, और ये कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 5 या 80 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना हो जाएगा, 14, रेशियो कितना हो जाएगा ये 8, यदि इसको पूरे को अपन 2 से डिवाइड कर दे तो ये कैसा हो जाएगा, ये 14 रेशियो कितना होगा 16, जैसा है वैसे रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 14 रेशियो 24। इसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 14 रेशियो 32, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 रेशियो 40।
तो देख रहे हैं आप कि वन एलिमेंट का फिक्स्ड मास जो अनदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से कंबाइन हो रहा है वो एक सिंपल रेशियो बियर कर रहा है। कैसा सिंपल रेशियो? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो वन एलिमेंट का फिक्स्ड मास अनदर एलिमेंट के डिफरेंट मासेस से कंबाइंड होकर मोर देन 2 कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस कंडीशन में वो एक सिंपल रेशियो बियर करेगा, मतलब डेवलप करेगा। और ये क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के आफ्टर जो है हम लोगों को बात करना है गैलुसेक लॉ को लेके। गैलुसेक लॉ ये कहता है कि जब गैसेस आपस में कंबाइन होती है तो वो सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन करती है। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कर रही है, तो यदि हाइड्रोजन का जो है वॉल्यूम, हाइड्रोजन 1 लीटर वॉल्यूम कंबाइन हो रही है क्लोरीन के साथ में, तो क्लोरीन का भी कितना वॉल्यूम कंबाइन होगा? 1 लीटर ही होगा। ऐसा नहीं कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन गैस जो है इसके जो है 3 लीटर के साथ कंबाइन होगी। मतलब गैसेस आपस में कंबाइन होती है तो सिंपल रेशियो में कंबाइन होती है। यदि ये 2 लीटर ले रखा है तो ये भी कितना आएगा? 2 लीटर आएगा। या फिर ऐसा हो जाए कि ये 2 लीटर ले रखा है तो ये 4 लीटर हो जाए, तो वो भी सिंपल रेशियो। मतलब सिंपल रेशियो का मतलब ये है कि इसका इसमें डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ये 2 लीटर ले रखा है और ये 3 लीटर आ गया, ये गलत हो जाएगा। तो वॉल्यूम जब गैसेस आपस में कंबाइन होती है तो उनके वॉल्यूम किस रेशियो में कंबाइन होते हैं? सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए कि इसका 1 लीटर वॉल्यूम कंबाइन हो रहा है इसके 1 लीटर के साथ, तो एक बात तो ये होगी कि जब भी गैसेस आपस में कंबाइन होगी तो सिंपल रेशियो में कंबाइन करेगी। और सेकंड बात ये है कि जब ये कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बनाएगी, तो जैसे ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस रिएक्ट करके मान लीजिए कि HCl बना रही, तो उस प्रोडक्ट गैस का जो वॉल्यूम है, यदि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी गैस हो, तो उसका वॉल्यूम भी रिएक्टिंग गैसेस के मॉलिक्यूल का सिंपल रेशियो में होगा। जैसे ये 1 वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, तो ये कितना बनेगा? 2 वॉल्यूम ऑफ द गैस बनेगा। यदि ये 2 ले लो, ये 2 ले लो, तो ये कितना बनेगा? 4। मतलब 4 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेशियो कैसा है? सिंपल रेशियो। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपना कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ था, बस उसमें क्या था, हम लोग वेट